जीवन में एक चीज जान लो, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें मन लगाना पड़ता है। हर आदमी कहता है मन लगा के पढ़ो, बाकी और किसी भी काम में मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मन लग जाता है। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें मन लगाना पड़ता है, जबरदस्ती मन नहीं लगता है, हमेशा मन नहीं लगता है। जिसका मन लग गया वो तो इतिहास रच दिया। इतनी बड़ी पावर है एजुकेशन में, सोच लो। चलिए, अब चूंकि हम लोग कल जनरली ये केवल डिस्कस किए थे, आज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, स्पेशली इसके पहले तुम मैकेनिक्स पढ़े हो। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़े हो? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या था? मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जिसमें, हाँ, फिजिक्स, मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट मोशन, पोजीशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करना। जो मैटर है, कोई भी मैटर, क्योंकि इलास्टिसिटी मैटर को हम उसके प्रॉपर्टीज के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? इलास्टिक, दूसरा प्लास्टिक, और थर्ड रिजिड, है ना। इलास्टिक सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जिसपे फोर्स लगाइए उसकी शेप और साइज चेंज हो, और फिर वो फोर्स हटाने पर पुनः अपने रियल पोजीशन में आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? इलास्टिक। और उस प्रॉपर्टीज को शो करने वाला जो प्रॉपर्टीज होता है, यानी जो उस प्रॉपर्टीज को शो करता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी उस पदार्थ को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। ये मान लिया जाए कि अगर एक ऑब्जेक्ट ले लो, आप कोई भी एक रॉड ले लो, इस पे फोर्स आप क्या लगाओ? एफ। और इसको आप क्या करो? इसको कहीं किसी वाल से फिक्स करके जब फोर्स लगाओगे तो इसमें क्या होगी? तनाव होगा। वो तनाव क्यों होता है? स्ट्रेचिंग होगी उसमें। क्यों होगी, किस प्रकार होता है, अभी हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो फोर्स लगाते हो ना, तो यहाँ 2 चीज होती है। एक टोटली आप ले जाओ खींच के, फिर वहां छोड़ दो, पुनः अपने पुराने अवस्था में आ जाता है, तो उसको कहते हो परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या फिर मैटर, क्योंकि वो टोटल जितना चेंज हुआ पुनः अपने पोजीशन में आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बताओ, जैसे रबड़ हो गया, स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलास्टिक हो गया। प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक में आप डिफॉर्मिंग, जैसे यहाँ पे 2 चीज होती है, जिस फोर्स से यह चेंज होता है पोजीशन और शेप और साइज, उसको कौन सा फोर्स कहते हो? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी जिस फोर्स की वजह से शेप और साइज चेंज होती है। प्लास्टिक क्या हो गया? जिसपे फोर्स लगाओ उसकी शेप चेंज हो जाए, लेकिन अपने पुराने ओरिजिन में वापस न हो। जैसे मोमबत्ती ले लो, गीली मिट्टी ले लो, है ना, प्लास्टिक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, टूट जाता है वो, तो फिर वह अपने पुराने ओरिजिन पोजीशन में वापस नहीं आता, ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। रिजिड बॉडी में क्या होता है कि जिसपे फोर्स लगाओ लेकिन उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसे डायमंड हो गया, स्टोन हो गया, आपके हाथ के लिए ईंट भी हो गया, है ना। तो ये आप अब जो ये फोर्स लगा रहे हो, ये जो फोर्स, ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड, ये तीनों मैटर इस मैटर के प्रॉपर्टीज हो गए। स्पेशली हमको क्या पढ़ना है? इलास्टिसिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलास्टिसिटी, यानी ऐसा सब्सटेंस जो इलास्टिक हो, उसकी प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज हो क्यों रहा है, इसको ध्यान दो। जिससे जो सब्सटेंस बना रहता है, जैसे मान लो कि अगर हम ये बना दें, कैसे बना होता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, वो मैं बना रहा हूं। थोड़ा सा गड़बड़ इधर बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। और भी इससे आपके बने होंगे।
सारे मटेरियल्स यानी जो स्ट्रक्चर होता है रियल में कैसा होता है, स्प्रिंग की तरह। अब इनके बीच देखो डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या क्या कहते हैं, आर नॉट। क्या कहते हैं, आर नॉट। यह बैलेंस की कंडीशन है, वो आर नॉट क्या है, बैलेंस है, वहां पे वो रेस्ट में है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ना तो कोई इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ना ही रिपल्सन फोर्स लग रहा है। किस कंडीशन में, आर नॉट पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स वो किस पे है, बैलेंस पे है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस वजह से वो ऐसे ही ये चाक है ना, इसमें कोई शेप और साइज चेंज नहीं हो रही जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा। क्यों, क्योंकि इनके सभी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आर नॉट है वो क्या है, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है, आर नॉट है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी उसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ना ही रिपल। लेकिन जैसे ही आप कंप्रेस करोगे, क्या करोगे, दोनों चीज कर सकते हैं। जब कंप्रेस करोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। जैसे ही चेंज होगी, उनकी पोजीशन चेंज होने से उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगने लगता है। क्या लगता है, वो नजदीक आते हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। तो जब आप लगाते हो ऐसे फोर्स तो पोजीशन तो चेंज होता है, लेकिन जैसे छोड़ते हो वो रिपल्सन फोर्स करके फिर कहां लाता है, बैलेंस की पोजीशन पे। नहीं समझे। और जब आप खींचते हो तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, फिर चेंज हो जाता है, तो फिर उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। देखो स्प्रिंग की तरह है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और जब उसको छोड़ देते हो तो फिर वो अपने बैलेंस की कंडीशन में आ जाते हैं। रियल में नॉर्मल टेम्परेचर में वो किस में होता है, बैलेंस की कंडीशन में होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब भी चेंज होगा, या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो भी चेंज होगा। ठीक है, क्या है आपका स्ट्रेस, क्या है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे भी बताया हूं कि जब इस पे आप हाँ फोर्स लगाओगे, ये आपका फोर्स हो गया एफ, यहां पे भी फोर्स लग रहा है, एफ ये भी फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहे हो तो इनके बीच में क्या होगी बताओ, ये चेंज हो जाएगा, कुछ तो चेंज होगा। मान लो पहले एल था, बाद में कितना हो गया एल प्लस। ये कब हुआ, जब आप फोर्स लगाए, वो भी फोर्स इधर लग रहा है तब। तो जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हमेशा कहां लगता है मालूम है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो स्ट्रेस आपका यही होता है, क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। प्रेशर नहीं है, प्रेशर क्या होता है, पूरे सरफेस पे पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, जबकि यह क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगता है, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो एफ अपॉन ए स्ट्रेस हो गया। अब जब ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के कितने प्रकार होंगे बताओ, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका ये हो गया, इसी को कहते हैं जब जब फोर्स लगा के खींचते हो तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल। क्या कहते हो, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हो, क्या कहते हो, नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हो। लेकिन जब इस तरह का फोर्स लगाते हो तो क्या कहते हैं, टेंसाइल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कितने प्रकार के हो गए, दो। पहला क्या हो गया, टेंसाइल बोलो टेंसिल, दोनों बात एक ही है। ठीक है, टेंसिल स्ट्रेस और क्या हो गया आपका, अब फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो ना इस पे, भाई फोर्स इधर भी लगा सकते हो या और फोर्स इधर भी लगा सकते हो, तो क्या होगा, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है, जिसपे आप प्रेशर लगाते हैं, तो क्या हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक ये जो लगा रहे हो ये आपका प्रेशर एक है। वॉलीबॉल ले लो, आप ऐसे दबाओगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगी, कम होगा प्रेशर। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा थर्ड क्या हो गया आपका, स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस का आप यहां बना के समझ सकते हैं। देखो ये फिक्स हो गया, यहाँ फोर्स आप यहां लगाओ, फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा, बोलो
यहाँ क्या बन गया, थीटा, ये कितना गया, डेल्टा एक्स, यल अगर है तो इस तरह के इसको क्या कहेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस, या क्या वो कहोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये क्या कहोगे, टेंसाइल स्ट्रेस, या क्या कहोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझे? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी आप ऐसे लिख लेंगे यहीं पे, एम एल माइनस वन टी माइनस, देखो सेकेंड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टेड है फिजिक्स, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है। स्ट्रेस हो गया, इसके बाद है आपका स्ट्रेन, क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग, स्ट्रेन जो होता है कि जो, हाँ, जो उसकी साइज में चेंजिंग होती है, चाहे साइज में चेंजिंग होता है, और जो उसका ओरिजिनल साइज होता है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेन। समझ रहे हो, स्ट्रेन क्या हो गया, चेंजिंग इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेन भी आपके थ्री पार्ट में हो गया, एग्जांपल से समझो आप, इसमें कितने हो गए, स्ट्रेन भी कितने टाइप्स हो गए, स्ट्रेन कितने टाइप्स के, थ्री टाइप्स के। पहला स्ट्रेस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये लेंथ आपका यल था, फोर्स आपने एफ लगाया, तो यह चेंजिंग होकर कितना हो गया, बताओ, अरे भाई यल था, चेंज कितना हो गया, डेल्टा यल, तो लेंथ में चेंजिंग कितनी हुई, डेल्टा यल। तो क्या लिखोगे आप बताओ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में, स्ट्रेन में, ट्यूडनल स्ट्रेन इजकल टू डेल्टा यल अपॉन यल, बस, डेल्टा यल अपॉन यल। ये क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस डायमेंशनलेस का मतलब हो गया, न तो मात्रक होता है, न ही बीमा होता है। और यह क्या है, देखो, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, तो लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। सेकेंड आपका वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कोई एक सब्सटेंस है या कोई स्फीयर है जिसका वैल्यूम कितनी है, v, इस पे जब आप फोर्स लगाओगे चारों तरफ से, आप जब आप कौन सा फोर्स लगाओगे, कौन सा स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, प्रेशर लगाएंगे, तो वैल्यूम इसकी घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट के कितना हो गई, v माइनस डेल्टा वी। मान लो डेल्टा वी दब गया तो कितना हो गया, v माइनस डेल्टा वी। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, मार डालेंगे तो वी प्लस, माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि घट रहा है। ठीक है, हाँ, डिक्रीज हो रहा है। और थर्ड क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन का आप सीधे सा, चलो इस बार दूसरा बना देता हूं, सिलेंडर भी बन जाएगा, चलो क्यूब भी बना देते हैं, कुछ भी हो जाएगा। फोर्स लगा के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। ठीक है, चलो यहाँ से ये चेंज हो गया, ये हो गया, यहाँ आ गया। ठीक, कितना बना, थीटा, ये थीटा होता है। कितना आगे बढ़ा होगा बताओ, डेल्टा एक्स, लेंथ यल, ये क्या हो गया, टेन थीटा इजकल टू डेल्टा एक्स अपॉन यल। ये शेयरिंग स्ट्रेन है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो लगभग क्या लिख सकते हो, थीटा इजकल टू लगभग डेल्टा एक्स अपॉन यल। वो तो न्यूमेरिकल्स लगाते समय क्वेश्चन कहाँ कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आएगा, उसका यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन कितने हो गए, तीन, स्ट्रेस कितने हो गए, तीन। बस स्ट्रेस और स्ट्रेन ही पूरा चैप्टर में पढ़ना है। पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्ट्रेस और स्ट्रेन भी हुक्स लॉ है।
देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बल्क स्ट्रेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बल्क स्ट्रेन भी कहते हैं, बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक को। पढ़े हो पूरे चैप्टर को, क्या पढ़ रहे हो? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसमें क्या पढ़े हो? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? किसी भी मैटर्स का उसका बिहेवियर है, उसकी प्रॉपर्टीज है, किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो उसकी शेप और साइज चेंज होती है, जैसे फोर्स हटा लेते हो पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, उसी को कहते हैं इलास्टिक। और वो जो प्रॉपर्टी शो करता है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। जिस फोर्स की वजह से चेंज होता है उसको क्या कहते हो? डिफॉर्मिंग फोर्स। जो फोर्स आप लगाते हो किस पे लगाते हो? क्रॉस सेक्शन एरिया पर, उसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार का होगा? 3, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शेयरिंग। लॉन्गिट्यूडनल भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हो, टेंसियल और कंप्रेस। ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़े हो? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या? हाँ, जो साइड में जो चेंजिंग हो रही हो अपॉन ओरिजिनल साइज, दोनों के रेशियो को क्या कहते हो? स्ट्रेन कहते हो। स्ट्रेन भी 3 प्रकार के हो गए, ऐसे बिल्कुल आपको एकदम रटा हो, एकदम बिल्कुल याद हो, देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद है हुक्स लॉ। क्या है? हुक्स लॉ। अब यहीं से शुरू हो रही है आपकी टॉपिक, हुक्स लॉ। क्या होता है बाबू? हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम ग्राफ ड्रा करो, तुम क्या ड्रा करो? ग्राफ ड्रा करो, और इसको अगर हम ले लेते हैं क्या? स्ट्रेस। क्या ले लें? स्ट्रेस। तो ये क्या हो गया? स्ट्रेन। तो ये क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जहां तक स्ट्रेट लाइन मिलेगा वहीं तक ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बाकी उसके बाद तो हम अभी लिमिट वगैरह बाद में पढ़ोगे, ये होता है। और जब आप प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हो तो क्या आता है बताओ? कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल ई। क्या होता है? कैपिटल ई। कैपिटल ई को क्या कहते हो जी बताओ? हाँ, कैपिटल ई क्या है? वेयर ई इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। मान लो क्या हो गया? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, proportional constant which is known क्या? known as मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? मॉडुलस, यस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया ई। यानी ई इक्वल टू क्या हो गया बताओ? E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, ये ई हो गया। अब ई के कितने टाइप हो जाएंगे? याद होना चाहिए। हुक्स लॉ क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लिमिट इलास्टिसिटी में है। किसके लिए है? लिमिट इलास्टिसिटी के लिए होता है क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट ई। ई को क्या कहते हो? इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या ई इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यूनिट इसका क्या हो जाएगा बताइए? यूनिट क्या होगा बोलो? यूनिटलेस। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? सारे जितने भी आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ोगे, जितना भी, चाहे यंग्स पढ़ो, चाहे बल्क पढ़ो या रिजिड पढ़ो, सबका यूनिट सेम, सबका डायमेंशन फार्मूला सेम। ठीक है, जो वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, क्योंकि स्ट्रेन का नहीं होगा ना, स्ट्रेस का तो होगा। तो क्या लिखोगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी इसका आपका हाँ वही हो जाएगा क्या? ml -1 t -2 किसका? हाँ इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी बोलो। ठीक है, हाँ देखो क्या ये हुक्स लॉ मतलब ये होता है, जैसे अभी पढ़े हो ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज होगी। तो जो फोर्स लगा रहे हो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस। और जब फोर्स लगा रहे हो तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेन। क्या कहोगे? स्ट्रेन। तो अब बताओ पोजीशन जो चेंज हो रही है किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स क्या कहते हैं उसको?
स्ट्रेस। तो जितना अधिक फोर्स लगाओगे उतना ही शेप चेंज होगा ना। तो वही यहाँ पे हुक्स ने बोला स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा ई। जो अल्फा आता था वो यहाँ पे क्या आएगा ई। ई को क्या कहोगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसी को क्या कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशन और यूनिट दोनों नहीं होता, अभी इसके पहले बताया हूं। बाकी स्ट्रेस का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन उसका हो जाएगा। समझे। ये चाक क्या है इलास्टिसिटी एक प्लास्टिक है रिजिड है। स्टेडिंग देखो ई क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितने प्रकार के होते हैं ये तीन। कौन कौन से बताओ वाई बी और ईटा। वाई बी और वाई क्या है यंग्स। इसको अलग अलग कल पढ़ेंगे हम लोग। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा क्या है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और थर्ड क्या है रिजिड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी लिख सकते हो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक, हिंदी में कहते हैं दृढ़ता गुणांक। ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के हो गए। इन्हीं तीनों को हमको डिटेल्स और पूरे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।